नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत। आरएसएस बार बार नरेंद्र मोदी से नाराज हो जाता है। बार बार वो प्रधानमंत्री पर, गुजरात लॉबी पर और मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े करने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं, जिस तरह वो अपने कामों का क्रेडिट लेते हैं, संघ को ये नागवार गुजरने लगा है। और जब से 4 जून का नतीजा आया है, तब से तो संघ के तेवर और भी ज्यादा बदले हैं। अभी केरल में जो हाल फिलहाल बैठक हुई, उसके बाद भी कई स्थितियां बदलती नजर आ रही है। यानी संघ एक तरह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और स्टेटमेंट आ गया है जो मणिपुर पर भी है और ईश्वरीय शक्तियों पर भी है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक वानखेड़े सर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, प्रणाम सर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, यह तय करने का अधिकार जनता के पास है, जनता इस बात को तय करेगी। और फिर उन्होंने मणिपुर का नाम लेकर यह कह दिया कि मणिपुर में सुरक्षा नहीं है, अशांति है। प्रधानमंत्री मणिपुर अभी तक तो मेरी जानकारी में, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक नहीं गए हैं। अब आरएसएस के इस बयान को सर किस तरह से देखा जाए, आखिर ये है क्या? देखिए, मोहन भागवत ने किसी स्ट्रेटेजी के तहत संघ ने मोदी जी को लाया था। जी। मोदी जी को केंद्रीय राजनीति में इसलिए नहीं लाया था कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है और मोदी जी अच्छा। सत्ता में। जिस समय मोदी जी को लाया गया था, उस समय कोई भी चुनाव बीजेपी का नेतृत्व करता तो चुनाव जीत जाता, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अन्ना हजारे का आंदोलन, इन तमाम चीजों ने कहीं ना कहीं यूपीए सरकार को बैकफुट पे लेके आए थे। कांग्रेस बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में थी। कांग्रेस में 3 पावर सेंटर हो गए थे। मनमोहन सिंह जो एक ऑपरेटिव प्राइम मिनिस्टर थे, जो बिल्कुल अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे, अपने काम के लिए जाने जाते थे, वहां भी कुछ लोगों ने एक कोटरी बनाई थी। एक सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कमेटी थी, वो सरकार चला रही थी। और राहुल गांधी का नेतृत्व नया तरीके से उभरा था, इसलिए राहुल गांधी के भी आसपास एक टीम बनी हुई थी। G23 जो कहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ 23 लोगों का जो था, जो कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते थे और राहुल गांधी को चलाना चाहते थे। राहुल गांधी उनके मर्जी से चल नहीं सकते थे। अहमद पटेल पार्टी को सत्ता में तो लाते थे, सत्ता में तो कांग्रेस लगातार रही 10 साल, लेकिन संगठन चरमरा गया। लगातार कॉम्प्रोमाइजेस करते रहे, पार्टी अपने फोकस से दूर चली गई। ये कांग्रेस भी समझती है। जब राहुल जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि 1990 से ही कांग्रेस अपने फोकस से दूर हट गई थी, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए कई कॉम्प्रोमाइजेस कर रही थी। और वो कहते हैं कि जब सत्ता में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे तो आपकी जो फिलोसॉफी है, जिसके बेस पे पार्टी टिकी हुई है, उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ऐसा ही कमोबेश बीजेपी में हो गया। बीजेपी में कोई भी सत्ता में आता, कोई भी लीड करता तो सत्ता में आता, लेकिन गडकरी जी जो दूसरा टर्म ले रहे थे, एक षड्यंत्र पूर्ण रूप से एकाएक बीजेपी की ही कुछ लोगों की दोस्ती थी चिदम्बरम से, और एकाएक रात को रेड हो जाती है पूर्ति से लेकर तमाम जगह पे। और पूरा सिस्टम जिसमें बीजेपी का भी मीडिया पूरा लगा हुआ था, और लगातार गडकरी को बदनाम कर रहा था। और फिर गडकरी रेस से बाहर हो गए, राजनाथ सिंह टेम्पररी अध्यक्ष बने। और फिर जो लोग चाहते थे कि आडवाणी जी के हाथ में सत्ता रहे, उनको लगा कि यदि मोदी को सामने लाते हैं तो मोदी जी आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की। ये सोच उन D4 का था जिसको हम दिल्ली 4 कहते थे, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। इन D4 ने ये किया क्योंकि उनको लगा कि यदि नितिन गडकरी सामने आ जाते हैं तो फिर नितिन गडकरी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर इन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। ये सब दुकान चलने की बात है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये लोग अपनी दुकानें समझते हैं, इनको किसी को पार्टी का या देश का किसी को पड़ा नहीं रहता। जी। ऐसे में जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने वो काम जरूर किया जो संघ चाहता था, कि जो आडवाणी जी को घर बिठा दे। क्योंकि संघ में और बीजेपी में सीनियरिटी जूनियरिटी का इतना फर्क था कि मोहन भागवत जी जब शाखा में पहली बार गए
तब आडवाणी जी राजस्थान प्रांत के प्रचारक थे। तो संघ में यदि आडवाणी जी बने रहते तो शायद संघ चालक बन जाते। तो आडवाणी जी को लगा कि संघ चालक है तो क्या हुआ, है तो मुझसे जूनियर। तो वो अपेक्षा करने लगे कि संघ आके बीजेपी के सामने खड़ा हो जाए, और संघ का कहना था कि हम जूनियर सीनियर उम्र से नहीं, सरसंघ चालक का ओहदा यह है कि जहां सभी संगठनों को उनके नीचे काम करना होगा। ये अहम का टकराव था। इसके चक्कर आडवाणी जी को घर बिठाने के लिए मोदी जी को लाए। लेकिन फिर मोदी जी ने जब सत्ता में आए 2014 में, तो मोदी जी लगातार सत्ता में राज्यों पर दर राज्य जीतते गए। जहां सरकारें नहीं बनी वहां उन्होंने सरकार गिरा के बनाई। संघ को तब थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो सरकारें बन रही है, लेकिन संघ को मालूम नहीं था कि ये आज बाद में संघ तक भी आ सकती है। क्योंकि जिस आदमी को सत्ता पे रहने की आदत लग जाए फिर वो संघ पे भी अपनी सत्ता चाहेगा। और उसकी परिणति यहां तक हो गई कि 2024 के चुनाव में ये बोला गया कि संघ को कि हमको जरूरत नहीं। संघ को पहली बार डिसोन करना किया किसी संघ के बच्चे ने, वो भाजपा था। उसके पहले से लगातार कहीं ना कहीं सत्ता और संघ में संघर्ष था। पार्टी पे पूर्ण रूप से सत्ता का कब्जा था। भाजपा ये संगठन वाला ऑर्गेनाइजेशन था जहां संगठन सत्ता पे कब्जा करता था, संगठन सर्वोपरि होता था। यहां मोदी जी सर्वोपरि हो गई और व्यक्ति पूजा की बात होने लगी। मोदी जी स्वयं, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, कमल पे बटन दबाओगे तो मोदी को मिलेगा, मोदी ही ब्रांड बन गया। और संघ यहां से, क्योंकि संघ व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। आपने जितने संघ चालक देखे होंगे, संघ की पूजा होती है, संघ चालक में संघ चालक आते हैं जाते हैं। संघ चालक कभी अपने आप को संघ से बड़ा नहीं मानते। मोदी जी भाजपा संघ सबसे ऊपर चले गए थे। फिर मोदी जी ने तो ये बोलना शुरू कर दिया कि वो अजन्मे है, नॉन बायोलॉजिकल। सीधा उनका भगवान ने सीधा जन्म दिया है, तो वो एक देवत्व प्राप्त करने की बात कर रहे थे। और संघ ने पहली बार नहीं बोला, ये पहले भी बोला था। संघ की बहुत पहले 4-5 साल पहले संघ की एक मोहन भागवत की 3 दिन की भाषण व्याख्यान माला थी दिल्ली में। उस व्याख्यानों को आप सुनेंगे तो संघ का पूरा टोन बदलता हुआ दिखाई देता है। वो मोदी के साथ एग्री होती हुई दिखाई नहीं देते। राम मंदिर के समय भी मुझे याद है जब हेमंत शर्मा जी के अयोध्या के ऊपर लिखी हुई किताबों का लोकार्पण था, तब पहली बार मोहन भागवत ने कहा था कि यदि केंद्र में सरकार होने के बाद भी राम मंदिर नहीं बनता तो फिर किस काम की सरकार। उसके बाद सरकार एक्शन में आ गई। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई कि जो विवादित भूमि नहीं है वो हमको दी जाए, ताकि हम कुछ तो मंदिर का काम शुरू करें। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरा अयोध्या ही विवादित है, अब इसमें कोई जमीन नहीं दी जा सकती। उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे वो महिला ने आरोप लगाया, उसमें वो इंक्वायरी हुई, खुद को खुद ने क्लीन चिट दी, और सरकार ने इस मुद्दे पे लगातार फास्ट ट्रैक में काम करके राम मंदिर की निर्माण की व्यवस्था की। उसके बाद जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी, चुनाव के पहले की बात बता रहा हूं, तब भी यदि आप संघ चालक का भाषण सुनेंगे, उस दिन राम मंदिर उस प्रतिष्ठा में हुआ था मोदी जी के बाद, तो उन्होंने वहां पे भी नसीहत दी थी मोदी जी, सबको साथ में लेकर चलने की बात कही थी। उसके पहले जो बार बार लोग आते थे अलग दूसरे पार्टी से लाके सरकार बनाई जा रही थी, तब भी भोपाल में उन्होंने एक बात कही थी कि बाहर के लोग यदि भाजपा में इतने आए तो भाजपा की अपनी विचारधारा कितनी बनी रहेगी और कितनी कमजोर होगी। संघ बार बार टोकता रहा, लेकिन जब संघ को यह बोला गया कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो तब संघ कॉशियस हो गया। और यदि 370 बार मोदी आते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं संघ पे रिसीवर बैठ जाता, संघ चालक को इस्तीफा देना पड़ता और कोई नया संघ चालक नियुक्त करना पड़ता, क्योंकि संघ में भी एक लॉबी तैयार हो गई थी जो मोदी जी की जय जयकार बोलने लगे थे। उसके बाद 2024 के निर्णय आए, संघ ने यकीनन हाथ खींचा चुनाव से और 2040 पे बीजेपी को लाके रखा और ये नसीहत दी कि हम नहीं तो आप कहां हैं, समझ लीजिए। वर्तमान में बैसाखियों पे सरकार चल रही थी, इसके संघ का भी एक योगदान है। और जब ये सारी बातें हो रही थी, इसी बीच संघ चालक ने चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये बातें कही थी जो आज रिपीट की जी। उसके बाद संघ की केरल में बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई जी।
अब संघ चालक ने मणिपुर पे भी तब पहली बार कहा था कि मणिपुर की हालत बहुत चिंताजनक है। आज फिर उन्होंने मणिपुर की, क्योंकि बात ही मणिपुर की थी, जी जी मणिपुर के लिए, मणिपुर में शंकर दिनाकर केन ये जी जी सज्जन थे, उनकी शताब्दी का महोत्सव था वो। और उस उपलक्ष्य में उन्होंने जब मणिपुर की बात की तो उन्होंने कहा था कि 1971 तक, 1971 तक शंकर दिनकर जी ने मणिपुर से बच्चों को खासकर शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, और उसके बाद महाराष्ट्र में रहकर उनके रहने की और पढ़ने की व्यवस्था की। और अपने तब उन्होंने कहा कि अपने जीवन में जितना संभव हो उतना अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई यह नहीं कह रहा है कि हमें चमकाना नहीं चाहिए या अलग दिखना नहीं चाहिए। कार्य के माध्यम से हर कोई श्रद्धेय व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं, इसका निर्धारण दूसरों द्वारा किया जाना चाहिए, खुद नहीं। ये सीधी सीधी मोदी जी को नसीहत थी। भगवत जी ने आगे कहा कि हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। उन्होंने मणिपुर के ऊपर जिक्र करते हुए चिंता जताई और कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने तो मणिपुर छोड़ा है ना छोड़ा है, ना बेकार बैठे हैं। वे सामान्य स्थिति बहाल करने में दोनों समुदाय के बीच में लगातार कुकी और जो दूसरा समुदाय है मैतेई, इनके बीच में सुलह करने का प्रयास कर रहा है, सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। बहुत बड़ा वक्तव्य किया उन्होंने। ये वक्तव्य गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, सब पे कड़ा तमाचा है। ये जो बार बार कहते हैं कि मणिपुर में हालत सामान्य है, उसके ऊपर समाचार है कि आपके पितृपुरुष, आपकी पार्टी जिस संगठन से निकली है, वो कहते हैं कि वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। जो लोग बिजनेस या सामाजिक कार्य से वहां गए, उनके लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो स्वयंसेवक है वो लगातार काम कर रहे हैं। ये जो बात उन्होंने कही, ये बात वस्तु स्थिति दर्शाती है। मैं चंद्रकांत जी आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, यदि आज भाजपा का नाम लेने वाला कोई है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पुतले 50-60 साल की मेहनत है। कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक ने जाने गंवाई है। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं और मुझे मतलब उनकी जब गाथाएं सुनता हूं तो मुझे, देखिए, संघ से या किसी भी राजनीतिक कोई संस्कृत अपने आप को माने कुछ भी हो, किसी भी संगठन से व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा काम करते तो उसको सराहना करते, गलत काम करते तो उसके ऊपर उंगली उठाते। संघ ने, मैंने ऐसे कई लोग देखे कि जो ब्राह्मण है, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो नॉर्थ ईस्ट में जाके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मिलने मिलाप करने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए उन्होंने वहां पे अभक्ष भक्षण भी कर लिया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम नॉन वेजिटेरियन खाने को भी अपना लिया, उनकी भाषा अपना ली, उनके बीच में रह के काम करने का प्रयास किया, मिशनरी का कन्वर्सेशन रोकने का प्रयास किया, और उसी का फायदा भाजपा को हुआ। जब आज भाजपा यदि इतरा रही है कि हम आसाम में हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से जी। क्योंकि मुझे याद है जब एजीपी का वहां आंदोलन हुआ, आसाम गणतंत्र परिषद का, बच्चों का, और उस आंदोलन ने जब चुनाव में आना चाहा तो वो बच्चे थे, कॉलेज के यंग स्टूडेंट थे, उन्होंने संगठन तो बना लिया। चुनाव लड़ा कैसे जाता है और चुनाव में उम्मीदवार कहां से आएंगे, तो उनके पास वो तक व्यवस्था नहीं थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी कैडर की कैडर आसाम गणतंत्र परिषद के पीछे खड़ी कर दी। कई आसाम गणतंत्र परिषद के जो एमएलए थे, विधायक थे, वो शाखा के स्वयंसेवक थे। बाद में करीब करीब ये भी तय होता कि एजीपी और बीजेपी ये मर्ज हो जाएंगे, लेकिन फिर वहां पे एक स्टूडेंट नेता थे, फुकन, वो स्वतंत्र विचारधारा के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, संघ ने हमको मदद की, अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा संगठन हम किसी में मर्ज नहीं करेंगे।
और वहां से फिर दोनों अलग अलग हो गए। जब बीजेपी जब वहां पे चुनाव लड़ रही थी और जब कई एजीपी के लोग बीजेपी में शामिल हुए, तब लोगों ने कहा कि अरे एजीपी को तोड़ दिया। तब मैंने कहा था कि एजीपी को तोड़ा नहीं है, ये उन स्वयंसेवकों की घर वापसी है जो डेपुटेशन पे गए थे एजीपी में, वो वापस बीजेपी में आ गए। तो संघ का तो काम है नॉर्थ ईस्ट में, इसमें ये नहीं करता। तो बीजेपी यदि आज कोई नाम लेता है बीजेपी का, तो वो संघ की वजह से। ये बीजेपी को भी जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में जी। लेकिन यदि स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ये कहते हैं कि वहां किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं, मुझे लगता है इसके बाद सरकार को और क्या चाहिए, और सरकार किससे सुनना चाहती। वहां की राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, वो आंसुओं से फूट फूट के रो रो के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को स्थिति बताती रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसा क्या लालच है, ऐसा क्या है उस मुख्यमंत्री में, जिसको मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए भाजपा अपनी साख दांव पे लगी हुई है। भाजपा संघ से भी टकराने को तैयार है। क्या गांजा की खेती पहाड़ों में होने वाली इतना बड़ा लालच हो सकता है जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई मोल ली जा सकती है? हजारों लोगों की वहां कुर्बानियां हो गई है, हत्या हुई है। क्या है ये? सवाल इस बात का है। तो संघ ने आज जो बोला है, लेकिन फिर मुझे कई बार लगता है कि स्वयंसेवक संघ को हम बाहर से देखते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं। मैं विदर्भ से आता हूं, तो कई लोगों को लगता है कि नागपुर का है का मतलब नागपुर का हर आदमी संतरे की खेती नहीं करता, नागपुर का हर आदमी वो नहीं होता जिसने शेर देखा हो, क्योंकि वो टाइगर कैपिटल भी है, और नागपुर का हर आदमी संघी भी नहीं होता, भले ही हेडक्वार्टर वहां नागपुर में संघ का है। तो संघ ने भी, यदि उनको लगता होगा, क्योंकि ये पिछले 1 साल से संघ चालक बोल रहे हैं, संघ चालक की टिप्पणियां मुझे कई बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टिप्पणियों जैसे लगती है। मुकदमे के बीच में टिप्पणियां करके तो वहां वहां लुटाई जाती है, लेकिन ऑपरेटिव जजमेंट में फिर वही करते हैं जो नहीं होना चाहिए। पूरा बोलेंगे कि इसको बेल का अधिकार है, ये केस झूठा है, ये है वो है, और एंड में बेल डिनाई कर देंगे। तो मोहन भागवत जी कब तक बोलेंगे? मोहन भागवत जी जिनके लिए बोल रहे हैं, यदि उनके कानों में शीशा पड़ा हुआ है, वो बहरे हो गए हैं, वो एक ऐसे चश्मे से देख रहे हैं जिसमें सिर्फ उनको हरा हरा दिख रहा है, वो कान खोलने की जरूरत है, उस आंखों का चश्मा हटाने की जरूरत है। संघ चालक जी को वो करना होगा, सिर्फ वक्तव्य देने से काम नहीं होगा। ये तो हम मणिपुर पे 2024 के मतलब जब नतीजे आए तब से हम कह रहे हैं कि मणिपुर पे ध्यान देना होगा, लेकिन जो सरकार ध्यान नहीं दे रही उसके लिए क्या कर रहा है संघ? लापरवाही। यदि संघ के स्वयंसेवक स्वयं मणिपुर में असुरक्षित है और बहुत ही रिस्की एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो संघ उनके लिए क्या कर रहा है? सवाल ये है। या संघ सिर्फ बयान दे रहा है? बयान दे रहा है। बिल्कुल सही बात। या संघ इतना कमजोर हो गया है कि संघ सिर्फ बोल पा रहा है और एक्शन नहीं ले पा रहा है। एक्शन मोड नहीं आ पा रहा है संघ की, सिर्फ बातें और बयान है। अब मोहन भागवत जी को हाथ जोड़ के विनती, मोहन भागवत जी बोलने का समय निकल चुका है, क्रियान्वयन करने का समय है। इसी भाजपा में अच्छे लोग भी हैं जो आप जो बोल रहे हैं उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं, लेकिन फिर उनके पीछे खड़ा कौन होगा? ये ताकत आपको देनी होगी, क्योंकि वर्तमान में जो नेतृत्व है ये भी यदि गलत है तो फिर ये पाप भी आपका है, और ये सही है तो फिर आपकी ये बोल मिथ्या है। बड़ा क्लियर है। एक लाइन तो पकड़नी पड़ेगी, एक लाइन तो पकड़नी पड़ेगी, बिल्कुल पकड़नी पड़ेगी, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। चलिए सर, अब संघ क्या कहता है और मोदी जी क्या करते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन आज इस बेहद अहम मुद्दे पर आपके साथ चर्चा का मौका मिला, दर्शकों को जानने और समझने का मौका मिला, और आपके साथ चर्चा करके एक और बात जो बेहद अहम है वो ये है कि हमारा भी ज्ञानवर्धन बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें भी पता चल जाता है। जैसे आपने तमाम बातें आज जो बताई कांग्रेस के पीरियड की, तमाम जो एक D4 ग्रुप जिसका आपने जिक्र किया, हम जैसे जो पत्रकार
अभी पत्रकारिता को समझ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। हम सीखने की कोशिश के वो नौनिहाल हैं। उनके साथ आपका मार्गदर्शन और आपका मुद्दों को बारीकी से समझाना जनता के लिए भी बेहद अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। हम भी इसको सीख कर अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर आपके बारीक विश्लेषण के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद, धन्यवाद।